स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लाते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम लेकर आते हैं। चलिए सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। हमारे साथ अमित सचेजा हैं, वीपी रिसर्च है कमोडिटीज एंड करेंसी मोतीलाल ओसवाल से। जतिन त्रिवेदी हैं, कमोडिटी रिसर्च एलकेपी सिक्योरिटीज से। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आज हमारे साथ ग्वार ट्रेडर और ग्वार एक्सपर्ट कन्हैयालाल चांडक होंगे। ग्वार ट्रेडर भी हैं जैसलमेर से, जो ग्वार की चाल पर अपनी राय देंगे। साथ ही हमारे साथ डीएन पाठक साहब होंगे, जो ईडी हैं सोपा के। चलिए सबसे पहले आज टॉप 10 फटाफट से देख लेते हैं कि 10 बड़ी खबरें कहाँ हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो कल मुनाफा वसूली दिखी थी, आज दायरे में कारोबार हो रहा है। चांदी में तेजी है, 200 से 250 रुपए तक की तेजी दिख रही है। अब सबसे पहले आपको एक अहम अपडेट दे दे कि प्राइवेट रॉकेट पहली बार देश में के पहले प्राइवेट रॉकेट का लॉन्च हो गया है। श्रीहरिकोटा से प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस की लॉन्चिंग हो गई है। स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम एस रॉकेट को बनाया है। पूर्व इसरो प्रमुख विक्रम साराभाई के नाम पर इस रॉकेट को बनाया गया है। विक्रम एस रॉकेट 3 पेलोड ले जाने में भी सक्षम है। आपको बता दें कि देश का ये पहला प्राइवेट रॉकेट है जिसे लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा से इस प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस की लॉन्चिंग हुई है। स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम एस रॉकेट को बनाया है। पूर्व इसरो प्रमुख विक्रम साराभाई के नाम से इस रॉकेट को बनाया गया है। तो देख सकते हैं इस प्राइवेट रॉकेट की सीधी तस्वीर, आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं कि श्रीहरिकोटा से प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस की इस लॉन्चिंग को आप सीधे स्क्रीन पर देख पाएंगे। This is an aerodynamically stabilized vehicle. At 20 seconds flight time, we have reached Mach 5, which means it is flying at 5 times the velocity of sound. And with this, the vehicle has achieved hypersonic velocities. It looks like we do have successful burnout and the flight trajectory is tracking as per the prediction. Rocket is now at the altitude of 66 kilometers, 67 now. We have completed 80 seconds of flight time. We are around 34 seconds away from the launch pad and the totally intended trajectory is being followed. The present altitude is 75 kilometers. As we slowly go towards our target of crossing 80 kilometers and way beyond that, nominally we expect to be around 100 kilometers when the peak altitude occurs. See the screen. Views from the Mission Control Center. ओके, तो आप देख सकते हैं ये पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस की लॉन्चिंग। सीधी तस्वीर आप यहां पर देख पा रहे हैं। विक्रम एस तकरीबन 545 किलोग्राम वजन वाला सिंगल स्टेज स्पिन स्टेबलाइज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है। रॉकेट अधिकतम 101 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा और फिर संबंध में गिर जाएगा। लॉन्च की कुल अवधि तकरीबन 300 सेकेंड की है। तो सीधी तस्वीर आप यहां पर देख पा रहे हैं। श्रीहरिकोटा से स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम एस रॉकेट को बनाया है। चलिए अब वापस से सीधे कमोडिटी मार्केट का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कन्हैयालाल चांडक साहब भी हैं, जो जैसलमेर से जुड़े हैं, ग्वार के एक्सपर्ट हैं और हाजिर बाजार के ग्वार के हाजिर मार्केट को काफ़ी नज़दीकी से समझते हैं। आज ग्वार से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि ग्वारगम में अभी एनसीडीएक्स के दिसंबर वायदा में अपर सर्किट लग गया है। कन्हैयालाल जी, क्या हुआ है? ग्वार में इतनी तेज़ी क्यों दिख रही है? अचानक से क्या हो गया है? पहले से क्या बाजार को इसका अनुमान नहीं था? इतनी तेजी की वजह क्या है? क्या आप लोगों का जो पुराना उत्पादन का अनुमान है, क्या उससे काफी कम उत्पादन रहने की संभावना है या डिमांड ड्रिवन है? डिमांड इस तरह की आ रही है कि ग्वारगम लगातार एक के बाद एक नए सर्किट लगा रहा है। विश्वमोहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। कोई देखो, क्रॉप तो जो होती वही है। इस साल 10 साल से ग्वार का बिजान 2.5 से 3 गुना था। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, परंतु ये मौसम अनुकूल नहीं होने से और सितंबर की बारिश नहीं होने से पौधे में ग्रोथ नहीं हुई और यील्ड कम हुआ।
यील्ड कम होने से, ये उतारा कम रहने से ये फसल क्रॉप है वो साइज बहुत छोटी हो गई। जो पहले अपन सब मानते थे कि 1 करोड़ बोरी के आसपास, वो हम तो 80 लाख ही पहले बोले थे। बाकी जो जिन लोगों के डबल क्लास के चश्मे चढ़े थे वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ बोलने। जी, अब आपको क्या लगता है अब कितना उत्पादन हो सकता है? आप जैसा कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि 80 लाख बोरी से भी कम उत्पादन रह सकता है, कितना कम उत्पादन रह सकता है इस बार? आज मैंने आपको भी भेजा है 60 लाख बोरी, मेरी क्रॉप साइज 60 लाख है। बोलने वाले 1.25 करोड़ बोलो तो 1.5 करोड़ बोलो, मर्जी बड़ा बोलो, 60 लाख बोरी क्रॉप है। और 60 लाख बोरी क्रॉप में ये ग्वार मतलब नई ऊंचाइयां छू सकता है। मतलब नीचे में कोई मतलब इसमें 1% घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। ये साल ग्वार का है, ग्वार गोल्ड रहेगा। इसमें एक ही ध्यान रखो, घटे में व्यापार करके लेके व्यापार करना है। डिमांड अच्छी है, नॉर्मल डिमांड है, कोई इतनी बढ़िया डिमांड भी नहीं कर सकते हैं। डिमांड नहीं है, सब क्रॉप साइज छोटी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस साल को कोठे काल है, 10 साल का कैरी स्टॉक से न्यूनतम स्टॉक कैरी स्टॉक इस साल रहा है। इसलिए ये बाजार दिन प्रतिदिन हमेशा ऊंचाई छूता रहेगा, मंदा बिल्कुल नहीं है। किसान भाइयों से और छोटे मध्यम व्यापारियों से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस साल ग्वार हाथ में रखना हाजिर, सट्टे में बिल्कुल नहीं करना है। हाजिर माल रखो, ग्वार गोल्ड है और 7 पीढ़ियों की ये ग्वाड़िया बना देगा ग्वार। पांडक जी, आपसे अगला मेरा सवाल होगा, ग्वार सीड में उस तरह की तेजी नहीं आ रही जितनी ग्वार गम में दिख रही है। क्या ऐसा तो नहीं है ग्वार गम की तेजी डिमांड ड्रिवन है? क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी मजबूत है ग्वार गम की। एक्सपोर्ट डिमांड तो उतनी है, 30,000 टन जाता है, कोई इतनी बड़ी नहीं है। परंतु ग्वार का और गम का रेशियो कम होने से, अभी मिले बेपत्ता होने के कारण ग्वार ज्यादा बढ़ रहा है। ये रेशियो आगे जाके 3 का हो जाएगा, अभी 2 का रेशियो है। ये ऑपरेटर बहुत होशियार है, तो ये मिलों में पड़ता करके और माल खपत में डाल देगा। इसलिए ये 3.5% तक आगे जाके रेशियो बन जाएगा ग्वार और गम में। तो ग्वार ही अच्छा रहेगा, यदि किसी को लेना है तो ग्वार ही लेना चाहिए, ये गम लेना चाहिए, सॉरी। अराइवल को लेकर क्या स्थिति है चांडक जी? किस तरह के अराइवल अभी मंडियों में आ रहे हैं ग्वार के? अराइवल बहुत कमजोर है, अराइवल के कारण कि अभी ऑपरेटर की आंखें खुली है। जो बड़े बड़े ऑपरेटर थे उनको लगती थी कि 1.25 लाख बोरी प्रतिदिन या 1.25 लाख बोरी होगी, अराइवल हो गई 50,000 बोरी। अब ये बोलने वाले बोलते हैं कि किसान बेचते नहीं है, क्यों? किसानों को 4500 में बेचना था, 6,000 ग्वार नहीं बेचना है। कैसी मूर्ख बातें करते हैं। ग्वार हमेशा, एक बात बताओ, एग्री कमेटी है, होल्ड कमेटी है, और आज भी 2022 से लगा 2024 होल्ड कमेटी रहेगी। मिलाकर यहां से और भी तेजी की उम्मीद चाणक जी को लग रहा है कि उत्पादन भी इस बार जो पुराना अनुमान था उससे काफी कम उत्पादन रह सकता है, और डिमांड है ही, अराइवल काफी कम है। भाव आगे बेहतर रहने की उम्मीद में अभी स्टॉकिस्ट माल को उस तरह से नहीं निकाल रहे हैं, यह भी एक वजह की सप्लाई की दिक्कत है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और वायदा बाजार के हिसाब से समझ लेते हैं। अमित जी, क्या लग रहा है? ग्वारगम 6% के ऊपरी सर्किट पर है, 12,420 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ग्वार सीड 5,730 रुपए के ऊपर है। इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? क्या ग्वार सीड ग्वारगम इन स्तरों पर भी खरीदारी बन रही है क्या अमित जी? जी नमस्कार रुचिमोहन जी। जी मेरा मानना है कि इन स्तरों पे भी बाइंग करना बेहतर या मुनाफे का सौदा होगा, क्योंकि ओवरऑल मुझे लगता है कि ग्वारगम 14,000 के ऊपर के लेवल दिखा सकता है आने वाले 1 महीने में। और कहीं ना कहीं ग्वार सीड में भी पिछले महीने बॉटम आउट हो गई थी प्राइजेस, वहां से लगातार तेजी हमें दिखाई दी, और मेरा जो एक अनुमान है वो 6,100 के करीब का है इमीडिएट टर्म में, यानी 2 से 3 हफ्ते में। तो दोनों में ही पोजिशनल बेसिस पे खरीदारी करके चलना बेहतर रहेगा। ओके, यानी दोनों में खरीदारी की ही सलाह दे रही है, और पोजिशनल बेसिस पे लग रहा है कि ग्वार सीड 6,100 तक भी जा सकता है। चलिए अब फटाफट से कुछ बुलियन मार्केट का भी अपडेट लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर देखिए, कल तेज मुनाफा वसूली दिखी थी और आज यहाँ पर रिकवरी की कोशिश हो रही है। चांदी, हालांकि गोल्ड में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है 100 रुपए, लेकिन चांदी ज्यादा तेजी दिखा रही है। क्या लग रहा है आज दिन के दौरान तेजी बढ़ेगी? जतिन, आपको गोल्ड या सिल्वर क्या खरीदना पसंद करेंगे अभी? विश्वमोहन जी, गोल्ड सिल्वर दोनों के ही मोमेंटम जो है वो अच्छे खासे बढ़त के साथ ट्रेड करने देखने मिले हैं। स्पेशली गोल्ड का मार्केट जो है वो 8 से 7 से 8% तक ऑलरेडी बढ़त के साथ ट्रेड कर चुका है इस महीने। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जो है वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 53,150 53,250 ये जो रेंज है हायर साइड में, ये ब्रीच करना इतना आसान नहीं होगा गोल्ड के लिए, क्योंकि कॉमेक्स गोल्ड जो है वो 1770 ये जो लेवल है वहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है। साथ ही साथ में लोअर लेवल से भी सपोर्ट है 52,800 52,750, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसके नीचे 52,500 एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो एक ब्रेकआउट ट्रेड जो इंटरडे में बन रहा है वो बन रहा है 53,000 के ऊपर का। 53,000 के ऊपर बाय कीजिए,
52,800 के स्टॉप लॉस के साथ में और 53,250 के स्टॉप टारगेट्स के हिसाब से बाय करके चलना है, क्योंकि 53,000 के पास रेजिस्टेंस जो है वो इंट्राडे में देखने मिल रहा है। 53 के ऊपर थोड़ी बहुत बाइंग जो है वो आ सकती है। जिस तरह से रुपया भी थोड़ा सा कमजोर है, उसका भी मोमेंटम मिलेगा गोल्ड को जो ऑलरेडी मिल रहा है। कॉमेक्स गोल्ड 1760 का लेवल तोड़ नहीं रहा है, 1770 के आसपास का लेवल जो है वो देखने मिल सकता है इंट्राडे में। सो यहाँ पर ब्रेकआउट पे ही बाय करने की सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्टली रखना है 52,800 का, ये मेरी सलाह रहेगी गोल्ड के ऊपर। ओके, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पे अमित जी क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को? जी देखिए, पिछले 3 या 4 सेशन से हमने देखा है कि स्पॉट गोल्ड $1785 के ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है। वो एक शॉर्ट टर्म में क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, जिसके बाद सीधा $1810 की एक रैली देगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमने डॉलर इंडेक्स में एक रिवाइवल आते हुए देखा है, 105 से लगभग 106.80 तक हमने जाते हुए देखा था, तो ऐसा लगता है कि गोल्ड में इतनी बड़ी रैली के बाद शॉर्ट टर्म बेसिस एक मुनाफा वसूली का दौर हो सकता है। मैं समझता हूं कि 53,100-150 के नीचे है तब तक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग जारी रह सकती है, जहां पर 52,600 से 650 तक प्राइसेस जाएंगी, जिसके बाद स्टेबल होके दोबारा बढ़े। तो प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस जब तक 53,100 के नीचे है तब तक मैं सेल की सलाह देना चाहूंगा 52,650 के टारगेट के लिए, और वहां से बाइंग का मौका बेहतर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, अब नॉन एग्री मार्केट से एक बार फिर से एग्री मार्केट में सोयाबीन की चाल देख लेते हैं, क्योंकि सोयाबीन में जिस तरह की तेजी आ रही है, स्पॉट में देखिए 5200 नवंबर में 52-5300 के आसपास इंदौर में स्पॉट मार्केट का भाव था, देखिए अब 5600 के ऊपर पहुंच चुका है। और यहां पर जिस तरह की खबरें आ रही है कि तिलहन पर स्टॉक लिमिट एक तो हटाई गई है, ऑयल मिल एक्सपोर्ट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर तुलना करें तो 31% बढ़कर 2.4 लाख टन हो गया है। और 2022-23 के लिए एमएसपी भी सरकार की तरफ से बढ़ाई गई थी, इसे बढ़ाकर 4,300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और फीडिंग डिमांड भी बेहतर है, जिसका भी फायदा मिला है। और एक खबर यह भी है कि ग्लोबल तिलहन उत्पादन 2022-23 में घटकर 64.5 करोड़ टन रहने की संभावना। तमाम खबरों पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ डीएन पाठक साहब हैं, सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड को लेकर और सप्लाई को लेकर क्या स्थिति है? किस तरह के उत्पादन के एस्टिमेट्स, शुरुआती एस्टिमेट्स आप लोगों के हैं? देखिए, हमारे एस्टिमेट हमने अक्टूबर में दिए थे, 120 लाख टन का एस्टिमेट है सोयाबीन का उत्पादन का। और डिमांड पिछले साल से थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि पिछले साल काफी डिमांड रेस्ट्रिक्शन था हाई प्राइसेस की वजह से। लेकिन सोयाबीन की मील की डिमांड हमने इस साल के लिए 60 लाख टन एस्टिमेट की है, खाने के लिए फूड आइटम के लिए करीब 8 लाख टन। और एक्सपोर्ट में हमारा ऐसा मानना है कि पिछले साल के मुकाबले एक्सपोर्ट थोड़ा अच्छा रहेगा, 14 लाख टन करीब रहना चाहिए। लेकिन जो सप्लाई है वो काफी बड़ी है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि बहुत बड़ा कैरी ओवर हम लेके आए हैं, करीब 25 लाख टन का पिछले साल से। और इसलिए जो सप्लाई साइड है वो काफी बहुत कंफर्टेबल है। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं जो करंट डिमांड और सप्लाई है उस पे इस साल भी बड़ा कैरी ओवर रहने की उम्मीद है। तो सप्लाई में कोई समस्या नहीं है, डिमांड थोड़ी बड़ी है। तो फंडामेंटल्स को अगर देखें तो सोयाबीन में कहीं पे ऐसा नजर नहीं आता है कि कहीं प्रेशर है, सोयाबीन की कमी है या सोयाबीन मील की कमी है। तो क्या सर, जिस तरह के प्राइसेस अभी बढ़े हैं, क्या लग रहा है ये इंटरनेशनल मार्केट की वजह से आए हैं या क्या वजह है? क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी स्पॉट मार्केट के जो भाव है इंदौर के दिख रहे हैं, 5200 से 5600 के ऊपर चला गया है। देखिए, एक तो थोड़ी सी तेल में पिछले 1-1.5 महीने में रैली आई है। पहले बहुत भाव गिरे थे, फिर $200-300 तक भाव ऊपर बढ़े हैं। थोड़ा सा कंसर्न कहीं कहीं ऐसा जाहिर किया है कि शायद ब्राजील और अर्जेंटीना में सोइंग में कुछ इशू हो सकते हैं हॉट वेदर की वजह से। तो लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंटल इश्यूज हैं। स्टॉक लिमिट जो हटाई है उसकी वजह से स्टॉकिस्ट और ट्रेडर्स और जो बड़ी कंपनियां हैं जो प्योरली स्टॉक करती हैं वो मार्केट में एंटर हुई हैं, वो एक वजह है जिससे ये प्राइसेस बढ़ी हैं। लेकिन अभी आपने देखा 2 दिन पहले प्राइस बढ़ के करीब 5800 तक पहुंच गई थी, जो अभी कल और आज में गिरी है फिर से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फंडामेंटली सोयाबीन में कहीं ऐसा इशू दिखाई देता नहीं है जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी रैली सोयाबीन में हो। मुझे तो लगता है कि इतना बड़ा स्टॉक और इतनी डिमांड सप्लाई जो साफ जाहिर दिख रही है कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, तो सोयाबीन सबड्यूड ही रहना चाहिए। बहुत
तेजी की संभावना नहीं है और यही वजह है। और 2022-23 को लेकर 120 लाख टन सोपा का अनुमान भी था, जो पिछले साल से ज़्यादा है, और इस साल यील्ड भी बेहतर रहने की संभावना है। और जिस तरह से इन्होंने बताया डीएन पाठक जी ने कि कैरी ओवर स्टॉक भी इस साल 30-32 लाख टन का है और आवक भी आने वाले हफ्ते में तेजी से बढ़ने की संभावना। सर, आवक को लेकर, अराइवल को लेकर अभी फिलहाल क्या स्थिति है सोयाबीन में? 2 दिन पहले हाईएस्ट अराइवल थी, 11 लाख बोरी की अराइवल हुई थी, जो कि पहले कभी देखी नहीं हमने। तो जैसे आवक का क्या होता है, प्राइस बढ़ती है तो लोग रोक लेते हैं माल कि अभी और बढ़ेगी तो बाद में बेचेंगे, थोड़ा गिरती है तो आवक बढ़ जाती है। तो आवक हमेशा प्राइसेस पे थोड़ी डिपेंड करती है, डिमांड सप्लाई पे कम डिपेंड करती है। आवक अभी बहुत अच्छी है, फिलहाल तो आवक बहुत ही अच्छी आवक हो रही है। और दूसरी सर खबर एक ये भी है कि यूएस में सोयाबीन की जो हार्वेस्टिंग है 5 साल में का जो एवरेज है उससे 5% ज़्यादा है। दूसरा, ब्राजील को लेकर भी चिंता नहीं है, उस तरह यहाँ पे भी फसल बेहतर ही रहने वाला है। और तीसरा, ग्लोबल मंदी की तो चिंता है कि माइल्ड रिसेशन भी साल की शुरुआत में रह सकता है। और एक खबर ये भी आ रही है कि चीन से भी इंपोर्ट को लेकर जो इंपोर्ट है वो भी फिलहाल कम है। तो इन फैक्टर से लग रहा है कि आगे दबाव और बढ़ सकता है क्या सोयाबीन पर? बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए चीन का इंपोर्ट तो जितना उनका यूज है उतना करते ही करते हैं, लेकिन अगर टोटल फसल अगर 360 मिलियन टन है, उसमें अगर 1% का कमी आ भी जाए कहीं पे, जो कि मुझे लगता नहीं कि अभी आएगी, तो उससे 1-2% कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। डिमांड कोई इतनी ज्यादा एकदम शूट नहीं होती है, जबकि सप्लाई अपने बढ़ती चली जा रही है। चाइना की डिमांड जितनी है उतनी रहेगी, तो प्रेशर ही रहेगा प्राइसेस पे। कोई ऐसा कहीं पे भी दिखता नहीं है। हाँ, ब्राजील में कुछ ऐसा बहुत बुरा हो जो कि अभी दिख नहीं रहा है, वहां पे सोइंग बड़ी अच्छी तरह हो रही है, अर्जेंटीना में सोइंग अच्छी चल रही है, तो मुझे कोई चिंता का विषय दिख नहीं रहा कहीं पे भी, किधर से भी। यानी सप्लाई को लेकर कोई चिंता नहीं है। तो जो तेजी आई भी है वो तेजी अब वापस से यहाँ पे नरमी में बदल रही है, सबड्यूड ही मार्केट रहने वाला है, ऐसा पाठक सब मानते हैं। सर, अब आखिरी सवाल आपसे होगा जो काफी समय से आपको हॉन्ट भी कर रहा होगा। वायदा को लेकर 1 साल अब पूरा होने वाला है, आप लोगों का क्या स्टांस अब बदला है? अब चाह रहे हैं कि सोयाबीन वायदा पूरी इंडस्ट्री के साथ साथ फार्मर से पीओ सारे जो संगठन है उन पूरी कम्युनिटी के लिए जरूरी है? क्या सही वक्त है अब शुरू कर देना चाहिए? 1 साल का वक्त हो गया है, सरकार की तरफ से आगे बढ़ाने का भी कोई नोटिस नहीं आया, तो उम्मीद करें कि अगले हफ्ते से शुरू हो जाए। मुझे लगता है ये दिसंबर तक है शायद अभी जो बैन है जी, 21 दिसंबर तक का डेडलाइन था, 20 दिसंबर का। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो बाकी एग्री कमोडिटीज है, जहाँ तेल है जो कि हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, जहाँ काफी बड़ा गहरा बाजार है, वहां पे शुरू कर देना चाहिए। सोयाबीन में अभी भी कोई लॉजिक दिखती नहीं है, छोटी सी हमारी क्रॉप है दुनिया के मुकाबले, हम शॉर्ट में रहते हैं, तो सोयाबीन में वायदा शुरू करने की कोई ऐसा जरूरत नहीं दिखती है। किसानों को थोड़ा लोग भ्रमित कर रहे हैं कि सोयाबीन के प्राइस बढ़ेंगे, तो लेकिन सोयाबीन के प्राइस कितने बढ़ने चाहिए, कितने बढ़ेंगे, इस पे एंड टू एंड बात कोई नहीं करता। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सोयाबीन के भाव 10,000 होने चाहिए, तो क्यों होने चाहिए? क्योंकि सोयाबीन इंडस्ट्रियल फसल है, उससे तेल और मील निकलता है। क्या कोई ये कहने को तैयार है कि मील खरीदेगा 90,000 रुपए टन में? जैसे ही मील की प्राइस बढ़ती है तो पोल्ट्री वाले कहते हैं हमको इंपोर्ट करना है, और उनकी बात भी सही होती है कि उनको मुर्गी खिलानी है, मुर्गी के भाव बढ़ेंगे तो कंज्यूमर नाराज होगा। तो हम जब तक एंड टू एंड बात नहीं करेंगे तब तक ये जो एक विषय बना ही रहेगा, सोयाबीन के भाव गिर गए हैं कि बढ़ गए हैं। अभी एमएसपी 4300 रुपए आपको मालूम है, करंट भाव 5600 रुपए, 57-58 तक जा चुका है, 6000 तक जा सकता है। जब 30% भाव एमएसपी से ऊपर हैं, तो ऐसा क्यों सोचा जा रहा है कि सोयाबीन के भाव बढ़ाने हैं? और बढ़ाने तो कितने बढ़ाने और क्यों बढ़ाने हैं, इस पर भी थोड़ा विचार होना चाहिए। हालांकि वायदा का मकसद सर प्राइस को बढ़ाना नहीं, आपके जो प्राइस से जुड़े हुए जो रिस्क है उस रिस्क को कम करने के मकसद से ही हम कोई भी वायदा की शुरुआत होती है। ये तो मकसद होता नहीं कि अब बहाव को आगे ले जाना है, मार्केट का डेप्थ बढ़ाना है। हालांकि भले ही हम 1/10 ही उत्पादन करते हो यूएस और ब्राजील के मुकाबले, लेकिन अभी भी हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े उत्पादक देशों में हैं और खपत में भी हम 4थे नंबर पे है। ऐसे में जरूरत है कि यहाँ पर भी वायदा बाजार हो और हमारा मार्केट भी इस तरह का हो। हालांकि बाजार में ट्रांसपेरेंसी इतनी ज्यादा हो, उस तरह की दिक्कतें नहीं हो जिस वजह से वायदा बाजार को बैन किया गया था, लेकिन होना तो जरूर चाहिए। शुक्रिया सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आपने सही बोला कि डेप्थ होनी चाहिए, लेकिन डेप्थ आपको विश्वमन जी कहाँ दिखी है? 1% 2% ओपन इंटरेस्ट है। जो मार्केट में विसंगतियां हैं उनको अगर दूर कर दिया जाए तो फिर वायदा बाजार होना चाहिए। मैं भी मानता हूं होना चाहिए। आप इतने पुराने संगठन है, जिम्मेदारी तो हर संगठन की होगी, सिर्फ एक्सचेंज की जिम्मेदारी नहीं है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लोगों को इसको लेकर जागरूक करे, क्या इसके फायदे को बताए, या चंद हाथों में रहेंगे तो सट्टेबाजी तो होगी ही किसी भी प्रोडक्ट में। सर, मैं एक्सचेंज को ब्लेम कर ही नहीं रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं कि चंद हाथों में रहा
और क्यों रहा इस पे शायद क्योंकि ये डेटा और जो खबर है वो एक्सचेंज के पास होती है, हमारे पास नहीं होती है। अगर चंद हाथों में रहा और कुछ लोगों ने इसको मैनिपुलेट कर पाया तो उसको बंद करना चाहिए। ये जिम्मेवारी सेबी की है, एनसीडेक्स की है, और मार्केट में डेप्थ बने ये जिम्मेवारी डेफिनेटली एनसीडेक्स की है कि वो ज्यादातर पार्टिसिपेंट को लेके इसके अंदर आए और लोगों को ऐसा भरोसा दिलाएं कि आप इस मार्केट में आइए, ट्रेड इसको रिस्क मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करिए, इसको टूल बनाइए प्राइस डिस्कवरी रिस्क मैनेजमेंट का। अगर जब तक वो रिस्क मैनेजमेंट का टूल नहीं रहेगा ये और प्योर स्पेकुलेशन और प्राइस मैनिपुलेशन के लिए बना रहेगा, तब तक लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें नहीं आएगा। ट्रेड तो चाहता है कि सब कुछ सही हो और वायदा बाजार सारी दुनिया में यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन वायदा बाजार का मकसद है उससे हटके अगर ये दूसरी तरफ चला गया तो फिर समस्या होती है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और पूरे मार्केट पर बताया कि क्या कुछ सोयाबीन मार्केट को लेकर क्या आउटलुक है, किस तरह की सप्लाई की स्थिति है, और वायदा बाजार की अहमियत के बारे में आपने भी बताया कि कितनी जरूरत भी है, लेकिन वायदा बाजार का जो जागरूकता हो वो पहले बढ़ाना बेहद जरूरी है। चलिए वापस लौटते हैं नॉन एग्री मार्केट की ओर। दोनों मेहमान बने हुए हैं। क्रूड पर आपका व्यू क्या होगा जतिन जी? विषम जी, जिस तरह से मार्केट क्रूड का वॉलेटाइल रहा है पिछले 2 हफ्ते में, हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस के दौर में है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आज फ्राइडे का दिन है, कोई बड़ा डेटा स्पेसिफिक भी नहीं है जिसको कुछ ड्राइवर मिल जाए क्रूड को, तो यहाँ से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए। ओनली प्योरली इंट्राडे बेसिस पर यहाँ पर 6775 ये लेवल्स जो है इसके ऊपर बाय करना है। 6775 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करे तो इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग जो है और आगे बढ़ती हुई देखने मिल रही है मुझे। टारगेट 6850 का और 6720 के स्टॉप लॉस के साथ में। ओके अमित जी, बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है आपको, क्या खरीदेंगे? हालांकि आज रेंज में ही दिख रहा है पूरा बेस मेटल्स। जी देखिए, एल्यूमिनियम फिलहाल रिलेटिवली वीकनेस दिखा रहा है बाकी बेस मेटल्स के मुकाबले। हालांकि कॉपर में भी अच्छी सेलिंग आई है और जिंक में भी, लेकिन एल्यूमिनियम लगता है कि ये जो सेलिंग है ये कंटिन्यू कर सकता है। 209 से 209.50 के बीच मैं बेचने की सलाह दूंगा 211 के स्टॉप के साथ। मेरा मानना है कि 206 के नीचे प्राइस स्लिप हो सकती है। ओके, एल्यूमिनियम बेचने की सलाह 209 के लेवल पे, 205 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए 211 के स्टॉप लॉस लगा ले। दो कोई भी टॉपिक आप बताइए जतिन इस मार्केट के लिए, बेस मेटल्स मार्केट के लिए। मेरा जिंक रहेगा। जिंक पे और कॉपर पे दोनों ही व्यू पॉइंट है मेरा सेलिंग के लिए। 681 से लेके 683 मेरा सेलिंग जोन है कॉपर के अंदर। स्टॉप लॉस जो बिठाना है वो 687 का बिठाना है, और जिंक के अंदर 271 से 272 मेरा सेलिंग जोन है। स्टॉप लॉस जो है वो 274 के ऊपर बिठाना है और 267 का टारगेट बिठाना है। कॉपर और जिंक दोनों में सेल कॉल्स मेंटेन है। कॉपर और जिंक सेल कॉल है और एल्युमिनियम सेल कॉल है अमित जी की। शुक्रिया अमित जी आपका, जतिन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए।